मकसद यहाँ आने का, और मैं और जगह भी जाऊँगा, यही है कि इसी इलाके ने, मेरा मानना ये है, आज से 4 साल पहले जो यहाँ हुआ, सारे देश की राजनीति बदल दी, और बदल दी, वो खराब कर दी, मेरा मानना ये है। अब सुधारना भी यहीं से होना है। और आपने देखा भी होगा कि जो पंचायत के चुनाव हुए हैं अभी, उसमें सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश भर में शामली और मुजफ्फरनगर, मैं अभी भी एक ही जिला मानता हूँ, इसको दिमाग में बोलिए, सबसे ज़्यादा भाजपा यहीं हारी। तो मैं आया कल, लोगों से कोई मेरी पब्लिक मीटिंग नहीं थी, लोग आए, हर तरह के लोग आ रहे हैं, सब मिले हैं, सब परेशान हैं। एक भावना अब हर एक आदमी मानने लगा है, कोई कम्युनिटी हो, कोई प्रोफेशन हो, कोई वर्ग हो, कि देश का प्रधानमंत्री जो बोलता है वो करता नहीं। घोषणा हो जाएगी, उसको मूर्त रूप देने की कोई योजना उसके दिमाग में नहीं, बल्कि मेरा तो मानना है उसने तय उसको करना ही नहीं है। अब चुनाव के पहले डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट मानेंगे, 150% लागत का किसानों को मूल्य देंगे, वायदा किया था कि नहीं किया? जब लोगों ने पूछा अमित शाह से, तो अमित शाह बोले वो तो एक जुमला था। यही नहीं, एक किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में PIL कर दी, सरकार ने एफिडेविट दिया, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट कभी नहीं लागू कर सकते। अब जब राजस्थान के चुनाव के नतीजे आ गए, तो उसी दिन बजट में फिर हम किसानों को लागत का 150% देंगे। लागत क्या है ये नहीं बताएगी। स्वामीनाथन का नाम नहीं लिया, क्योंकि स्वामीनाथन ने कहा था कि लागत है C2, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, CACP जो तय करती है दाम, MSP तय करती है। एक है A2 जिसमें कि खाद का दाम, बिजली का दाम, डीजल का दाम, वो सब। फिर एक है FL जो है फैमिली लेबर, A2 प्लस FL पे MSP तय हो। एक है C2 जिसमें जमीन का रेंट, फिक्स्ड असेट्स की जो कॉस्ट है वो भी उसमें ली जाती है। तो स्वामीनाथन ने C2 के आधार पर 150% कहा था, ये A2 और FL के आधार पर कह रहे हैं, जो आज भी है, जो इन्होंने कहा ना रबी में हम दे चुके हैं, बहुत सी फसलों में रबी में वो ऑलरेडी है, तो क्या नया काम कर रहे हो तुम? और MSP किसानों को मिल कहाँ रही है? 2 साल पहले सरकार ने कहा गेहूं की फसल बहुत अच्छी है, इस साल गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी 30% से घटा के 0% कर दी, लाखों टन गेहूं साउथ इंडिया में बाहर से आ गया। एक बार ट्रांसपोर्ट के लाखों टन गेहूं बाहर से आया और किसानों को MSP नहीं मिली। इस साल चीनी बहुत पैदा हुई है, 3 लाख टन चीनी बाहर से मंगा ली। अब किसान को कहाँ से चीनी गन्ने का दाम मिलेगा? दाल इतनी किसानों ने पैदा की कि MSP नहीं मिल रही थी, 20 लाख टन दाल बाहर से इम्पोर्ट कर दी। तो ये पार्टी जो कह रहे हैं, इनकी कोई योजना नहीं है। 50 करोड़ लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस, पहले एक और किसानों को कहते हैं। हमारे वित्त मंत्री ने ये भी कहा भावांतर योजना, मतलब MSP में और एक्चुअल दाम में जो भाव में अंतर है वो सरकार देगी। एक सरकार की योजना है मार्केट इंटरवेंशन, एग्रीकल्चर मार्केट इंटरवेंशन, उसमें 200 करोड़ रुपए दिए बजट में, कहां से भावांतर कर दे दोगे? 200 करोड़ देश भर में। फिर इन्होंने कहा कि 50 करोड़ किसानों का हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने टीवी में बहस सुनी, जितने एक्सपर्ट हैं उनका कहना है 15,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक का खर्चा है, क्योंकि सरकारी आदमी भी बहुत है टीवी में, इकोनॉमिस्ट 15,000 करोड़ कह रहे हैं। बजट में है
2000 करोड़। पैसा बाद में देखेंगे, पैसा कोई बाहर से पूछ पड़ेगा आपके बरसेगा क्या? तो ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। आज बजट का मतलब ये हुआ करता था अभी तक कि इतनी हमारी आय होगी, सरकार की संभावित आय, इतना हम लोन लेंगे और इसको इन मदों में खर्चा करेंगे। अब इनका उससे कोई मतलब नहीं है कि कितना पैसा आएगा। इन्होंने तो चुनावी घोषणा कर दी, किसानों को 150% देंगे, 50 करोड़ लोगों का मेडिकल कर देंगे। तो आज मैंने पिछले जितने 2 दिन में मिला हूं और पहले भी देखा है, अब सब आदमी मानने लगे कि माननीय प्रधानमंत्री का सच बोलने से कोई मतलब नहीं रह गया। तो अब क्या करेगी भाजपा? कासगंज करेगी और क्या करेगी? इसके अलावा इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं। नौजवानों के रोजगार का देखा ही आपको, रोजगार कम हो गए। बैंक्स ने लाखों लोग निकाल दिए, आईटी कंपनी ने लाखों लोग निकाल दिए, रोजगार मिलते थे छोटे उद्योगों, नोटबंदी ने खत्म कर दिए, जीएसटी में छोटा व्यापारी मर गया। और अब ये जो है रोजगार जो है, अब पकौड़ा, वे पकौड़ा तो आदमी हमेशा से बनाता रहा है, बेचता रहा है, लोग खाते रहे पकौड़ा, वो बनाएगा ही। सरकार का क्या योगदान है उसमें? वो रोजगार दिया सरकार ने पकौड़ा बनाने का। तो सिवाय इनको दंगा कराने के अलावा कोई योजना इनकी नहीं है। और कासगंज योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। अब इन्होंने तिरंगा झंडे का जो है उसमें भगवा झंडा का, आखिर कासगंज में मुस्लिम भी तो तिरंगा झंडा फहरा रहे थे, क्या झगड़े की जरूरत थी वहां? लेकिन इनको तो दंगा कराना है, वरना चुनाव में इनको लग रहा है कि इनकी छुट्टी होने वाली है। मेरा मानना ये है, मैं आप लोगों को इसका श्रेय अभी से दे देना चाहता हूँ, क्योंकि इस मुजफ्फरनगर ने भी देश की राजनीति बिगाड़ी थी, यही अब सही करने वाली है। जो यहाँ दंगे हुए थे, जो दंगे में शामिल थे, सबकी समझ में आ गया है कि बर्बाद हो गए। चुनाव में समय है, गठबंधन तो होंगे, कैसे होंगे, किसके होंगे, इसमें अभी कुछ भी कहना जल्दी है। मैं कह रहा हूँ हम भी चाहते हैं गठबंधन हो, कैसे होंगे, किसके साथ होंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। गठबंधन देखिए उस टाइम आखिरी मिनट में 4 साल से सत्ता में है और हिंदुत्व के नाम पे उनका एक वोट बैंक है आज के दिन। और जहाँ तक आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, अगर आप सारे देश में देखें, राजस्थान में स्थिति साफ है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में दोनों पार्टी भाजपा के खिलाफ हैं, बंगाल में, सारी प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में, और यही 80 सीट भी यही है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे गठबंधन सब पार्टी मानती है होना चाहिए, कैसे हो, किससे हो जाएगा, चिंता मत करिए। चुनाव से बहुत सारे मुद्दे हुआ करते प्रदेश में हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग, जितने वकीलों की संस्थाएं हैं सब में, सर एक में जितने व्यापारियों की संस्थाएं हैं, हमने हर एक जिले में मीटिंग कर ली। और अगर आप सर्वे करेंगे तो हर एक आदमी मानता है कि बनना चाहिए, लेकिन अब कदम सरकार को उठाना है, क्योंकि उसके बिना होना नहीं। और वो सरकार, ये सरकार ने भी आते ही अमित शाह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा, लेकिन भाजपा कभी करेगी नहीं, उनके सांप्रदायिक कारण है। तो साहब 2 दिन के प्रवास से आपको क्या महसूस हुआ? महसूस ये हुआ कि लोग महसूस कर रहे हैं कि जो 4 साल पहले हुआ, गलती हुई, उसको भूलना होगा। अगर हमें आगे अपना भविष्य बनाना है, कुछ राजनीति में अपनी दखल रखनी है, तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। साहब एक सवाल और है,
अगर यहाँ की जनता और आपके कार्यकर्ता चाहें तो आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं अपनी उम्र का 80वां साल, मैं यही नहीं आया लोग के यहाँ आ रहे हैं इसलिए चुनाव लड़ जी, जी। मैं और जिलों में भी जाने वाला हूँ, मैं सब जगह चुनाव नहीं लड़ने वाला। नहीं तो आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार? न, अभी मैंने ऐसा कोई सोच नहीं की। तो साहब, क्या आपको नहीं लगता कि रालोद की कमान युवा नेतृत्व के हाथ में दे दी जाए? रालोद की जो कमान है आपके हाथ में है फिलहाल, जैसे सपा में नया नेतृत्व आ चुका युवा और कांग्रेस में भी आ गया, क्या आपको नहीं लगता कि जयंत चौधरी को आगे करके नेतृत्व दे जाए? आप हमारे सब कार्यकर्ताओं से पूछ लेना, कमान जहाँ है ये जानते हैं। ये जाने हैं। उसमें किसी को कोई डाउट नहीं। समझने वाले सब समझ चुके हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी है। ये अनाड़ी हो नहीं सकती। ये नहीं है। चौधरी साहब, एक मुद्दा बड़ा गरमाया जा रहा है आजकल राम मंदिर को लेकर, उस बारे में क्या कहना है आपका? क्या देखिए, अगर भाजपा को अब और कुछ कहने को नहीं रह गया चुनाव जीतने को, तो मंदिर का मुद्दा तो आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर चुनाव में आया है अभी तक, और इस चुनाव में तो उनके लिए और कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। इसको खूब तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको क्या लगता है आप मंदिर बनाने के ऐसे ही आपके हिसाब से मंदिर बनना चाहिए सर या नहीं बनना चाहिए? वो सवाल नहीं है, मैं चाहता हूँ या आप चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन अगर आप आरएसएस के नेताओं के, भाजपा के नेताओं के सुनोगे तो उन्होंने मन बना लिया है, टाइम भी तय कर दिया है। तो ये एक तरह से ये तो संविधान की अवहेलना है, सब ज्यूडिस है ये योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे जो ये एनकाउंटर हो रहे, इससे कुछ आवाज भी आ रही, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई क्राइम कंट्रोल हो गया। आपकी नजर में क्या है? देखिए, अगर आप आंकड़े देखें सरकारी, तो क्राइम पे कंट्रोल नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़े देखें आप, जहाँ तक एनकाउंटर की बात है, सीधी बात है, अगर आप पुलिस को इतना अधिकार दे दोगे तो वो जिसको मर्जी होगी मारेंगे। आज आपको डंडा दे दे, आप भी यही करोगे। तो पुलिस को इतना खुले आम कह देना, आप कुछ भी करो तो मारो, ये बहुत गलत बात है। पश्चिम में जिस तरह अपराधों की भरमार थी और खुलेआम लोग उठा थे, इससे जनता परेशान थी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जरूरत हो तो एनकाउंटर नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर खुली छूट दे दे पुलिस को। तो आपने देखा मथुरा में क्या हुआ, आपने देखा नोएडा में क्या हुआ, बहुत सी, और ये बहुत सी चीजें हो गई। नहीं, पुलिस पे हमले आम हो गए थे, पुलिस पिटती थी, सपा सरकार में भैया सीधी सी बात ये है कि आज आंकड़े ये कह रहे हैं कि सपा सरकार में आज की सरकार के मुकाबले में क्राइम कम थे। ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। कंसीलमेंट भी तो हो सकता है। कंसीलमेंट भी तो था अब क्या पता। और अब पुलिस बहुत ईमानदार हो गई, जो सब FIR लिखने लग गई। आपने योगी सरकार के मंत्री का टीवी में बयान देखा है? ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा है, भ्रष्टाचार के बारे में जो सवाल पूछा आपने, पहले जो 500 रुपए में थाने में काम हो जाता था, 5000 में हो रहा है। तो क्या बात कर रहे हो आप कि अब सब लिखे जा रहे हैं? क्या जैसे विधानसभा में भी उठी मांग, वो कहा भी है विधानसभा अध्यक्ष ने कि इनकी एनकाउंटर्स की CBI जांच के लिए मुख्यमंत्री पुलिस को खुली छूट दे दे, ये कानून के खिलाफ। पुलिस का काम पकड़ना है बदमाशों को, जहाँ गोली चले ठीक है, एनकाउंटर होते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन सजा देने का काम न्यायपालिका का है, पुलिस का काम सजा देने का नहीं है। एक योगी सरकार गन्ना भुगतान पे बड़ी अपनी पीठ थपथपा रही कि भाई देखिए, योगी सरकार ने गड्ढे मुक्त कर दी सड़कें, कर दी ना। गन्ने का दाम तो ये बहुत पहले दे चुके हैं, अब कहाँ बचा है? योगी साहब को कुछ पता नहीं है प्रदेश में क्या हो रहा है। योगी साहब से भाषण दे रहे हैं। अब तो मुझे कह रहे हैं कि गांव में बहुत से योगी पैदा हो गए जो खाली घूम रहे हैं। भैया ये जानवर देखो, आपने सुना होगा खेती धन कोई नहीं कहता था, पशु धन कहते थे। पशु तो किसानों का ATM था। जब जरूरत पड़ी भैंस बेच दी, गाय बेच दी, 50,000 रुपए 75,000 रुपए मिल गए। अब कोई गाय खरीदने को तैयार है? और मीट का एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ,
कमाल है, अब जेल बंद हो रही है, इनकाउंटर शायद इसलिए हो रहे हैं कि जेल में तो अब ये गौशाला खुल रहा है। सरकार नाम की कोई चीज आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। मुजफ्फरनगर एनसीआर में हो गया है, तो उसको लेकर के यहाँ जो पुराने ट्रैक्टर थे किसानों का पास बाप दादा के टाइम, उनको भी बंद करा जा रहा है, उसे लेकर किसान काफी परेशान है। आप ये बताइए, गाँव में 150% बिजली का रेट बढ़ गया है। कभी टीवी में आपने बहस देखी उस बारे में? ट्रैक्टर का रेट 70,000 बढ़ गया। अगर रिपेयर कराने जाओगे तो टायर का 48% GST लगेगा। अब ट्रैक्टर कॉमर्शियल व्हीकल हो गई, हर साल टैक्स देना।